नमस्कार दोस्तों। उम्मीद इंसान को कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए और हमारे साथ हैं सौदामिनी फरीदाबाद से हैं और ये पूरे देश में दूसरी ऐसी महिला हैं जिन्होंने बधिर होते हुए भी, क्योंकि कुदरत ने इनको जुबान नहीं दी, इनको सुनने की शक्ति नहीं दी, इसके बावजूद इन्होंने वकालत का पेशा चुना और ये पूरी एक बहुत अलग तरह का पेशा है जिसमें इनको बोलकर अपने विचार रखने होंगे, लेकिन अब ये उन सारे मूक बधिरों की एक आवाज बन सकेंगी जिनको एक लॉयर की तलाश है। सौदामिनी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। सौदामिनी, आप अपनी इस सफलता के बारे में क्या कहेंगी? बिल्कुल, तो जैसे देखा जाए, अगर वकालत का एक वर्कशॉप था दिल्ली में, सेंटम GRO ने होस्ट किया था, EPIC बोल के एक समिट था और वहाँ पे मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में एक बधिर लॉयर देखा। वो नेशनल एसोसिएशन ऑफ द डेफ अमेरिका के CEO थे, वो खुद बधिर लॉयर थे। उन्होंने हमें बताया कि 500 से अधिक लॉयर्स हैं अमेरिका में। तो वो देख के मेरे को मतलब इतना शॉक्ड हुई और उस दिन से मैंने ठान ली कि मैं लॉ करूंगी, मैं वकालत पढ़ूंगी। अगर अमेरिका के डेफ कर सकते हैं तो भारतीय डेफ भी कर सकते हैं। और मैं सशक्तिकरण हरियाणा की जो बधिर महिलाओं की जो संस्था है, मैं वहाँ पे भी जुड़ी हुई हूँ और अध्यक्ष हूँ। लेकिन आप देखते हैं कि बहुत सारी जो बाधाएं आती हैं वो इसलिए आती हैं क्योंकि हमें अपने हक, अपना लॉ, ये सब नहीं मालूम है। और ये सारी जो बाधाएं आती हैं, लॉ पढ़ने से मेरे को लगता था कि ठीक हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि लॉ पढ़ना चाहिए। और फिर मैंने जाना कि स्कॉलरशिप भी मिल सकती है और सिर्फ बधिर जो उत्सुक हैं वकालत पढ़ने के लिए, एक संस्था है जिसका नाम है D-Law, डेफ लीगल एडवोकेसी वर्ल्ड वाइड, उनसे मेरे को ये स्कॉलरशिप मिली और मेरे को पूरे फंड्स, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। एक तरीके से अनुवादक के लिए, सुगम्यता के लिए, ट्यूशन के लिए उन्होंने मेरे को स्कॉलरशिप दी। और वो स्कॉलरशिप पाने के बाद फिर क्या था, मैंने डिसाइड किया LLB पढ़नी ही है और अप्लाई किया। और मैं 42 इयर्स की हूँ, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि दिक्कत है और मैं वकालत पढ़ने के लिए आगे बढ़ी। सौदामिनी, आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? ओके, तो मेरे माता पिता, मेरी एक बहन जो मेरे से छोटी है, और अब मेरे पति और मेरा बेटा जो 15 साल का लड़का एक है जो क्लास 10th में पढ़ता है। और ये फरीदाबाद में ही रहते हैं हम। क्या वो सब सामान्य हैं? देखिए, मेरे माता पिता बहन सब सुनते बोलते हैं। हम सामान्य वर्ड जो है इस्तेमाल नहीं करते, हम सब सामान्य हैं, हमारी बस भाषा अलग है। तो हाँ, सामान्य मेरे फैमिली में बाकी सब सुनते बोलते हैं, लेकिन मैं और मेरा जो पति हैं वो बधिर हैं। हम थोड़ा बहुत मौखिक भाषा, कुछ वर्ड्स इस्तेमाल करते, लेकिन बधिर समुदाय में ये सामान्य जो शब्द है हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मेरे पति बधिर हैं और मेरा जो लड़का है वो सुनता बोलता है। मैं इस शब्द के लिए आपसे माफी चाहूँगा। कोई बात नहीं, हम सबको जागरूकता, ये मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आप लोगों को बताऊं। और ये तो एक वीडियो है, कितने लोग इसके बारे में जानेंगे, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, ये बताइए, आपकी जो स्कूलिंग थी वो किस तरह के स्कूल में हुई? ठीक है, तो मैं बचपन में, मैं आपको बता दूं, मैं जब पैदा हुई थी मैं सुनती बोलती थी। 9 साल की उम्र तक मैं एक स्कूल जाती थी जहाँ पे सुनने बोलने वाले लोग पढ़ते थे। लेकिन 9 साल की उम्र में मेरे को मेनिंजाइटिस बोल के एक बीमारी होती है जो हो गई। दवाइयों के वजह से 1 महीने मैं हॉस्पिटल रही और घर आने के बाद मेरी श्रवण एकदम कम हो गया। और उस टाइम पे मैं साइन लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा बिल्कुल नहीं जानती थी। मैं सुनने बोलने वाले बच्चों के साथ ही पढ़ती थी। मेरी जो रीडिंग राइटिंग स्किल थी, जो फाउंडेशनल लैंग्वेज की वजह से, क्योंकि मैं तब सुनती बोलती थी, मेरी पहली भाषा मेरे को क्लियरली मालूम थी। तो उसी के साथ ना सुनते हुए भी मैंने अपना BA ख़त्म किया, अपना कॉलेज ख़त्म किया, फिर MA अपना किया मैंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से सन 2000 में। उसके बाद शादी के बाद मैं 2005 में, उससे पहले कुछ नौकरियां भी करी मैंने, कुछ प्रोजेक्ट्स करे, मैं कॉपीराइट में भी काम किया है मैंने। और शादी के बाद हम लोग मैं काफ़ी देर प्राइवेट नौकरी करती थी। लेकिन जब मेरे को लड़का हुआ, तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं लड़के को भी देखना है, नौकरी भी करनी है। तो
फिर मैंने नोएडा डेफ सोसाइटी में एक नौकरी ज्वाइन करी। नोएडा डेफ सोसाइटी में मैंने साइन लैंग्वेज सीखना शुरू किया और मैं इससे बहुत शुक्रगुजार हूँ। रूमा रोका जो एनडीएस की करता धरता है, वो एक फुल बधिर एनवायरनमेंट है, मतलब वहाँ पे सांकेतिक भाषा 24 घंटे मिलता है और वहाँ से मेरे को सांकेतिक भाषा के प्रति प्यार और एक सम्मान जागा, क्योंकि उससे पहले आप समझ सकते हैं कि मैं सांकेतिक भाषा नहीं जानती थी, सुनने बोलने वालों के समाज में थी। लेकिन एनडीएस जाके पहली बार मैंने देखा कि यहाँ पे तो पूरे दिन ये सांकेतिक भाषा इस्तेमाल होते हैं। मैंने बोला कि भाई मैं कुछ नहीं जान पा रही हूँ, मैं कुछ नहीं बात कर पा रही हूँ, ये क्या मतलब है? फिर उन्होंने बोला नहीं, हमारी भाषा सीखो भाई, सांकेतिक भाषा सीखो। अगर आप सांकेतिक भाषा नहीं जानोगे, आप बधिर समुदाय में नहीं जुड़ पाओगे, उनसे नहीं बात कर पाओगे, नहीं मिल पाओगे। तो नोएडा डेफ सोसाइटी से कुछ 10 साल हो गए हैं कि मैं सांकेतिक भाषा बढ़िया तरीके से, वहाँ से लेके अब कुछ 15 साल हो चुके हैं कि मैं बढ़िया साइन लैंग्वेज यूज़ करती हूँ। अभी आप किस कोर्ट में प्रैक्टिस करेंगी और किस तरह के केसेस लेना पसंद करेंगी? ओके, तो मैं प्रैक्टिस तो अच्छा, सबसे पहले सुगम्यता बहुत बड़ी चीज़ है। तो अगर मैं केस लड़ूंगी वो सुगम्यता के लिए ही। बधिर लोगों की सोचिए, पुलिस स्टेशन में, हॉस्पिटल में, कोर्ट में बधिर लोग जाते हैं, सुगम्यता कहाँ मिलती है? नहीं मिल पाती है। तो मैं चाहती हूँ कि कहीं भी, किसी भी जगह पे, आप जानते हैं जो निशक्तजन अधिनियम है आरपीडब्ल्यूडी 2016, लिखा हुआ है कि सुगम्यता हर जगह प्रदान करनी चाहिए। बधिर लोगों के लिए साइन लैंग्वेज की एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैं लड़ना चाहूँ, ये मेरा एक मानना है। और प्रैक्टिस आपने मेरे को पूछा, मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि हाई कोर्ट में अगर किसी तरीके से मैं एक लॉयर जो निशक्तता या डिसेबिलिटी के फील्ड में फाइट करते हैं, मैं थोड़ा सा उनके साथ प्रैक्टिस करूँ एज एन इंटर्न, फिर इस फील्ड में शुरू करूँ। आपके जो अनुवादक हैं सौरभ, क्या उन्होंने आपकी बात अच्छी तरीके से समझी है? ठीक है, मैं अगर हर दिन एक बधिर व्यक्ति के साथ एक अनुवादक रोज काम करता है, रोज मिलते हैं, हाँ 100% समझ आ सकती है, वो 100% बात को समझता है। क्योंकि ये अनुवादक सौरभ मेरे साथ 2 साल LLB के कोर्स में भी इंटरप्रेट कर रहा था, तो ये मेरी भाषा, मेरे स्टाइल और मेरे रजिस्टर को जानता है। लेकिन कोई नया इंटरप्रेटर अगर एकदम से आ जाएगा, उनके लिए मुश्किल होगा और कुछ चैलेंजेस होती हैं। लेकिन जो होता है कि भारतीय सांकेतिक भाषा का, अगर आपको साइन लैंग्वेज आती है, सांकेतिक भाषा में आप खुद 2 साल, 3 साल, 4 साल, क्योंकि ये भी एक भाषा है, ये भी एक तरीके का सा टैलेंट है। जैसे बधिर लोग हैं, वो तो ज़िंदगी से पूरी जन्म में साइन लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। तो लेकिन सांकेतिक भाषा में जो आप कौशलता है, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करता है कि इंटरप्रेटर एक डेफ पर्सन को क्लियरली समझ पाता है कि नहीं। स्किल चाहिए, सबसे पहली बात कौशलता होनी चाहिए भाषा के प्रति। दूसरी चीज़ है कि आपको इस बधिर व्यक्ति के साथ, जिसके साथ आप काम करें, एक बना के रखना है रिलेशनशिप प्रोफेशनल। थर्ड थिंग इज़ कि एक कंसिस्टेंसी चाहिए। सोचिए, एक इंटरप्रेटर अगर एक डेफ पर्सन के साथ काम करता है, 3-4 बार हॉस्पिटल जा चुका है, उनकी केस हिस्ट्री जानता है, सडनली कोई और अगर इंटरप्रेटर आ जाए तो वो मेडिकल फैसिलिटी और उनके प्रोफेशनल्स के लिए और एक डेफ पर्सन के लिए भी दिक्कत होगी, क्योंकि वो उनकी बैकग्राउंड नहीं जानते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि अभी से लेके आगे चलते सांकेतिक भाषा अनुवादक जो एक प्रोफेशन है, ये अनुवाद और दुभाषा का प्रोफेशन है, अभी हम बहुत बेसिक स्तर पे हैं, लेकिन मैं आशा करती हूँ आगे चल के ये प्रोग्रेस हो। ऐसी कोई अनुभव जिंदगी का जो आप सबको बताना चाहें? अच्छा, इतने सारे अनुभव में से एक कैसे चुनूं मैं? 1 या 2। अच्छा, लेकिन आप किस तरीके का अनुभव चाहते हैं लोगों के साथ आप मैं साझा करूं? जब आप जिंदगी में अपना संघर्ष कर रही थी LLB करने के लिए, तो इस दौरान का कोई अनुभव, किसी ने कहा अरे आप कैसे वकालत करेंगी? ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे संघर्ष थे। सबसे पहले देखिए, कॉलेज में एक बधिर व्यक्ति को पढ़ने देना ही भारत में बहुत बड़ी बात है, तो मैंने पढ़ा। लेकिन जो द्विभाषिया है, मेरे को खुद ढूंढना पड़ा, उन्होंने बताया जी हमें तो नहीं पता। दूसरी चीज़ है कि कॉलेज मेरा बहुत दूर था, तो ट्रैवल, इंटरप्रेटर को पैसा देना, वो भी मैं ही दे रही थी। फिर जो टाइम उनका मैनेजमेंट है कि 1 घंटा वो करेगा, 2 घंटा वो करेगा, कौन कितने लोग करेंगे, पूरा दिन कॉलेज चल रहा है।
उसके बाद आप जानते हैं कि कोविड आ गया। कोविड के टाइम पे सारे क्लासेस ऑनलाइन हो गए। ऑनलाइन इंटरप्रेटर में भी हाँ ठीक है, हमारे पास सॉफ्टवेयर्स में इंटरप्रेटर था, लेकिन डेफ लोगों को एक अलग तरीके से विजिबिलिटी चाहिए होती। जैसे हम सबसे रिक्वेस्ट करते स्टूडेंट्स, प्लीज़ अपना माइक ऑफ कर दीजिए, अपने वीडियोस ऑफ कर दीजिए, क्योंकि वो सौदामिनी को इंटरप्रेटर देखने में दिक्कत हो रही थी। तो वो रिक्वेस्ट करते ही, क्योंकि लेकिन बहुत लोगों में जागरूकता नहीं थी, वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों बोल रही है वो हमें बंद करने के लिए। तो सबसे बड़ी बात है कि सामाजिक जागरूकता कि बधिर लोगों की किस तरीके की ज़रूरत है, वो जब संप्रेषण करते हैं, संचार करते हैं, किस तरीके की उनकी ज़रूरत होती है। सुगम्यता बधिर लोगों के लिए क्या मतलब होता है। हेल्प नहीं सोचना है, ये हेल्प नहीं है, एक चैरिटी या वैसा टाइप का मेंटालिटी नहीं होना चाहिए। और हाँ, कॉलेज में सुगम्यता लेके बहुत बड़ी मेरी चैलेंज थी। मेरे को काफ़ी लोगों को, अपने स्टाफ को, टीचर्स को समझा के, लेकिन हाँ वो मान गए, इश्यूज़ को रिजॉल्व भी किया। और देखिए यूजीसी को आपको एक बात बताऊं, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है वो बधिर व्यक्ति, बधिर कोई भी अगर स्टूडेंट कॉलेज में आता है तो कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो सुगम्यता उनको प्राप्त करे, और ऐसा कोई गाइडलाइंस या कोई ऑब्जेक्टिव्स हो। और मेरे को बहुत खुद पढ़ना पड़ा, क्योंकि सांकेतिक भाषा में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। और एलएलबी आसान नहीं है, लॉ पढ़ना, वकालत पढ़ना आसान नहीं है। मेरे को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी और सारी मैंने करी। और अगर दुभाषिया नहीं था और ये डी लॉ से मेरे को अगर ये स्कॉलरशिप नहीं मिलता, मैं कहाँ से कर पाती है, नहीं हो पाता। बहुत ज़रूरी है कि डी लॉ का सपोर्ट, और महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी मेरी जो इंस्टीट्यूट है यहाँ से एफिलिएटेड है। मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने कोविड होते हुए भी किसी भी तरीके से जो दिक्कतें हुई, लॉकडाउन हुआ, लेकिन मेरे 6 सेमेस्टर 2019 से लेके 2022 में एकदम टाइम से ख़त्म हो गए। तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी इस यूनिवर्सिटी का। तो मेरे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके के अनुभव रहे हैं। अच्छा, आपके इंस्टीट्यूट का एक बार नाम बता दीजिए जहाँ से आपने एलएलबी की। दैट्स कॉल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ एंड रिसर्च, ILR, फरीदाबाद। मैं आपको नमन करता हूँ। आपको भी थैंक यू। दोस्तों, मेरे 17 साल में ये पहला अनुभव है जो इतने स्पेशल इंसान का मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, और जिसमें मैंने सिर्फ सवाल पूछा है और उनके इंटरप्रेटर ने जवाब दिया है। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि ये जो सौदामिनी ने काम किया है, ये काम इस दुनिया में इसलिए अनोखा है क्योंकि इनके जैसी जो और दुनिया में जो भी लोग हैं, उनको इससे आगे बढ़ने का हौसला मिलेगा, उनको प्रेरणा मिलेगी और एक अवेयरनेस का काम होगा। MDU में भी ये नया कोर्स शुरू हुआ है और सौभाग्य से मैं भी इस बार उसका स्टूडेंट बना हूँ। तो नेक्स्ट टाइम जब सौदामिनी से मैं मिलूंगा तो सौदामिनी की भाषा में ही बात करूंगा। तो दोस्तों, सौदामिनी के हौसले को सलाम है, सौदामिनी के हौसले को प्रणाम है। आप सौदामिनी को कमेंट करके बेस्ट ऑफ लक जरूर बोलें। शुक्रिया। थैंक यू। नमस्ते।